जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कबूतर की एक ऐसी वाकया को सुनाएंगे जो कि बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी है। यह एक बहुत ही पावन और पवित्र कहानी है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को बहुत मन लगा करके सुनिएगा। आपको कुछ न कुछ जीवन में इस कहानी से ज़रूर सीखने के लिए मिलेगा। कबूतर ने बताया कि कौन से स्त्री के हाथ का भोजन नहीं खाना चाहिए, कौन से अन्न नहीं खाना चाहिए, किस स्थान पर घर नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों, एक वृक्ष के डाल पर दो पक्षी बैठे हुए थे। उनमें एक कौवा था और एक कबूतर था। दोनों में अक्सर धर्म चर्चाएं होती रहती थी। दोनों जब आपस में बातें करते थे तो दोनों में अक्सर धर्म चर्चाएं होती रहते थे। कबूतर एक शाकाहारी पक्षी था और कौवा एक मांसाहारी। दोनों की बुद्धि में कहीं से भी समानता नहीं थी। दोनों का एक समान बुद्धि नहीं था। वे दोनों अपनी अपनी कहानियाँ सुना करके तर्क दिया करते थे। एक दिन की बात है कि कबूतर ने कौवा से पूछा कि मित्र, तुम जानते हो कि लोग तुमसे नफरत क्यों करते हैं? तुमसे लोग घृणा क्यों करते हैं? क्योंकि तुम्हारा खान पान ठीक नहीं है। तुम गंदा भोजन करते हो, तुम सही भोजन नहीं ग्रहण करते। इस कारण से तुम्हारा आवाज़ भी कर्कश है और तुम्हारा रंग भी काला है और इसी कारण से तुम्हें कोई इज्जत नहीं देता। कौवा ने कहा कि नहीं मित्र, खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार में सब कुछ खाने के लिए तो बना है। तब कबूतर कौवा से कहता है कि मित्र, मैं इस संबंध में तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बहुत ही मन लगा करके बहुत ध्यान से सुनना कि खान पान से मनुष्य किस तरह से निंदा और नफरत का पात्र बन जाता है। तब जा कर के कबूतर कौवा से एक कहानी सुनाता है। कहता कि हे मित्र, प्राचीन समय का बात है। एक नगर में एक राजा राज करते थे। उनका नाम था कमल भोज राजा। वो कमल भोज राजा जो थे बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति थे। एक दिन राजा कमल भोज अपने सिंहासन पर विराजमान थे। राजा कमल भोज का दरबार लगा हुआ था। उसी समय दरबार में 3 विद्यार्थी जो विद्वान होते हैं वो प्रवेश करते हैं और वह तीनों विद्वान उस राजा के दरबार में आके कहते हैं कि हे महाराज, हमें आपके दरबार में कुछ काम चाहिए। राजा कहने लगे कि विद्वानों, आपका मेरे दरबार में स्वागत है, परंतु आप मुझे यह बताइए कि आप क्या कर सकते हैं। आपके अंदर ऐसी क्या गुण है जो आप मेरे दरबार में कौन सा कार्य कर सकते हैं। आप अपने बारे में कुछ मुझे परिचय बताइए। तो उसमें से पहला विद्वान कहता है कि महाराज, मैं स्थानों का परख करने में माहिर हूँ। मैं किसी भी स्थान के बारे में बता सकता हूँ कि वह स्थान हमारे रहने योग्य है या नहीं है। राजा ने कहा कि ठीक है, मैं पहले आपके गुण का परीक्षा करूँगा। यदि आप अपने कार्यों में खरे उतरते हैं, आपका कार्य सिद्ध होता है, तो आपको हम नौकरी पर जरूर रख लेंगे। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, तब तक विद्वान को हमारे मेहमान गृह में विश्राम करा दो। उचित समय आने पर हम इसे बुला लेंगे। मंत्री ने उसे अतिथि गृह में ठहरा दिया। उसके बाद दूसरा विद्वान कहने लगा कि महाराज, मैं अन्न के बारे में बता सकता हूँ कि कौन सा अन्न हमारे खाने योग्य है और कौन सा अन्न मेरे खाने योग्य नहीं है। कौन सा अन्न उत्तम क्वालिटी का है और कौन सा अन्न निम्न क्वालिटी का है। राजा इस पर कहते हैं कि ठीक है, तुम भी बड़े काम के व्यक्ति हो, तुम्हारा भी हम उसी तरह परीक्षा लेंगे। अगर तुम अपने परीक्षा में सफल होते हो तो हम तुम्हें नौकरी पर ज़रूर रख लेंगे। उसके बाद उस दूसरे विद्वान को भी राजा ने मंत्री से कहकर उसे अपने अतिथि गृह में ठहरवा दिया। तीसरा विद्वान कहता है कि महाराज, मैं भोजन का परख करने वाला हूँ। मैं भोजन को परख करके बता देता हूँ कि यह भोजन खाने लायक है या नहीं है। महाराज बोले कि यह भी विद्वान बड़े काम क्या है, इसको भी अपने अतिथि गृह में ले जा करके ठहरा दीजिए। समय आने पर मैं तीनों विद्वान का परीक्षा लूँगा, जो सफल होगा उसे नौकरी पर अवश्य रख लूँगा। इस प्रकार से राजा ने उन तीनों विद्वानों को अपने अतिथि पाठशाला में ठहरा दिया। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन राजा कमल ने बाहर जाने का विचार बनाया।
राजा ने सोचा कि कुछ दिनों के लिए हमें घूमना चाहिए। राजा अपने मन में घूमने का विचार बनाया और घूमने के लिए चलने लगे। उसके बाद जब राजा साहब घूमने निकले तो जो ज़मीन को परखने वाला व्यक्ति था उसे अपने साथ में ले लिए और वह जाने लगे। प्रिय दर्शकों, राजा को चलते चलते किसी स्थान पर शाम हो जाती है। उसके बाद राजा कमल भोज मन में विचार करते हैं कि अब रात्रि हो चुकी है, आगे जाना उचित नहीं होगा, इसलिए यहीं पर शिविर लगा लिया जाए और रात यहीं पर व्यतीत करते हैं। जब सवेरा होगा तो आगे का प्रस्थान करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, वह व्यक्ति बोला कि महाराज, जैसी आपकी इच्छा, आप जहाँ भी ठहरना चाहे मैं भी आपके साथ वहीं रुक जाऊंगा। उसके बाद राजा ने देखा वहाँ पर एक बहुत सुंदर गांव था। उस गांव के बाहर एक झोपड़ी पड़ी थी। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय में झोपड़ियाँ ही गांव में बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। उस झोपड़ी के बाहर कुछ चारपाइयाँ बिछी हुई थी। राजा ने देखा कि झोपड़ी के बाहर चारपाइयाँ बिछी हुई हैं। राजा ने देखा कि वहाँ चारपाइयाँ 4-5 बिछी हुई हैं, लेकिन वहाँ किसी व्यक्ति का निवास नहीं मालूम पड़ रहा था। यहीं पास में भगवान शिव का एक बहुत प्यारा सा मंदिर बना हुआ था। राजा यह देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ना तो मंदिर पे कोई पुजारी था, ना उस चारपाई पे कोई व्यक्ति था। फिर राजा ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हमें इनसे क्या लेना देना, हमें तो बस रात बितानी है। राजा ने अपने उस विद्वान से कहा कि विद्वान, आज हम इसी जगह रात गुजारेंगे, क्योंकि अगर हम गांव में जाकर रुकेंगे तो हो सके हम लोगों को सोने के लिए किसी के पास व्यवस्था हो या ना हो, इसलिए हमें अपने ही दिमाग से निर्णय करके दूसरे की स्थिति को भांपना चाहिए। दोस्तों, यह सब हम सबको सीखने वाली बात है। अगर आप अपने किसी मित्र या किसी जान पहचान रिश्तेदार के वहाँ जाते हैं तो एक बार उसके घर की स्थिति पर ज़रूर विचार कर लेनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम बिना विचार विमर्श किए अपने किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार के घर पहुंच जाते हैं पूरे पलटन लेकर के, लेकिन उस व्यक्ति के पास जैसा होता है वो व्यक्ति वैसा आपका स्वागत करता है, पर कई बार वह आपकी सेवा के सत्कार में सक्षम नहीं होता है तो बड़ी उसे शर्मिंदगी महसूस होती है। इसलिए कहीं पर जाने से पहले उस व्यक्ति के घर की स्थिति को सोच समझ के जाना चाहिए। राजा की बातों को सुनने के बाद वह व्यक्ति कहने लगा कि ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। वह विद्वान कहता कि ठीक है, हम लोग यहाँ ठहर जाते हैं। अब राजा और विद्वान जो मंदिर था उस मंदिर पर ठहर गए। अब दोनों लोग सो जाते हैं। जब गहरी रात होती है तो राजा कमल भोज को एक ऐसी सपना आती है। सपने में उन्होंने देखा कि राजा कमल भोज अपने ही माता की हत्या कर रहे हैं। ऐसा भयावह सपना देखने के बाद राजा की नींद टूट जाती है। राजा उठकर बैठ जाते हैं। उनके चेहरे पर पसीना था, वे बहुत घबराए हुए थे और घबराए हुए स्वर में वह अपने उस विद्वान को जगाते हैं और उस विद्वान से कहते हैं कि विद्वान, हमें इसी समय रात्रि में ही अपने घर चलना चाहिए। हो सकता है कि राजमाता के ऊपर कोई बड़ा विपदा, बड़ा संकट हो। तो वह विद्वान व्यक्ति कहने लगा कि महाराज शांत हो जाइए। उसने कहा कि महाराज, हमें घर चलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो चीज़ आप सोच रहे हैं उस बात को मैं पहले से ही जानता हूँ। राजा कहते हैं कि सच में क्या आप जानते हैं? वह विद्वान व्यक्ति बोला कि राजन, आपने जो स्वप्न देखा है वो इस जगह का प्रभाव है। आपकी माता पर कोई संकट नहीं है। देखने में तो यहाँ भगवान शिव का मंदिर है, परंतु हे महाराज, इस मंदिर में परिसर में रहने वाले पुजारी ने अपनी माँ की हत्या कर दी थी, इसलिए आपको उद्विग्न करने वाला ऐसा सपना दिखाई दिया। यह सुनने के बाद राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा कहने लगा कि स्थान का प्रभाव ऐसे कैसे हो सकता है। तब राजा उस विद्वान व्यक्ति की परीक्षा लेने के लिए सुबह होते ही उस गांव के लोगों को बुलाते हैं। उनसे महाराज कमल भोज कहने लगे कि हे गांव के लोगों, ये इतना पवित्र स्थान है, परंतु हमें इस मंदिर में कोई भी पुजारी पंडित नहीं दिखाई दे रहा। जब भगवान शंकर का मंदिर बना हुआ है तो यहाँ किसी न किसी पुजारी को अवश्य रहना चाहिए। राजा के पूछने पर गांव वाले कहते हैं कि महाराज, इस मंदिर पर पहले एक पुजारी रहता था। एक दिन पुजारी ने किसी बात के आवेश में आकर
उस पुजारी ने अपने माँ का निर्मम हत्या कर दी थी। उसी पाप दोष के कारण राजन यह स्थान अपवित्र हो गया है, इसलिए हम इस स्थान के दर्शन करने भी नहीं आते हैं। राजा ने गांव वालों की यह बात को सुनने के बाद अपने साथ आए उस विद्यमान को बहुत शाबाशी दिया। राजा साहब उससे कहने लगे कि भाई, स्थान परखने वाले विद्यमान, तुम बहुत काम के व्यक्ति हो, तुम्हारे पास तो बहुत जानकारियां हैं। अब मैं तुम्हें अपने यहाँ नौकरी पर रखता हूँ। उसके बाद राजा साहब अब आगे की सफ़र नहीं करते हैं, वहीं से उस विद्यमान को लेकर के अपने राजधानी को लौट आते हैं। राजा ने घर आकर देखा तो उनकी माँ राजमहलों में बहुत कुशल पूर्वक थी। राजा अपनी माँ को कुशल पूर्वक देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद जाकर अपने सिंहासन पर विराजमान होते हैं। फिर उस स्थान पर रखने वाले विद्यमान को बुलवाए और भरे सभा में उस विद्यमान व्यक्ति के बारे में बताने लगे। वह कहने लगे कि मैं कहीं पर जा रहा था और एक मंदिर के पास रात्रि हुई और मैं वहीं विश्राम करने लगा, और यह विद्यमान व्यक्ति उस स्थान के बारे में मुझे पहले ही बता दिया। यह विद्यमान व्यक्ति ने बताया कि यह स्थान रहने के योग्य नहीं है, यह अपवित्र स्थान है, जबकि देखने में वहाँ पर भगवान शंकर का बहुत ही प्यारा मंदिर बना हुआ था। राजा ने अपने सभासदों से यह बात कही थी कि जब मैंने उसकी जांच की और पड़ोस के ग्रामीणों को बुलाया तो उन्होंने बताया कि महाराज, इस मंदिर में रहने वाला पुजारी किसी कारणवश अपनी माँ का निर्मम हत्या कर दिया था। ऐसा क्रूर व्यक्ति था कि उसने अपने माँ का निर्मम हत्या कर दिया था, और इसकी बात बिल्कुल सत्य निकली। तब राजा ने उसी विद्वान व्यक्ति से पूछने लगा कि आपको यह कैसे पता चला कि यह स्थान रहने योग्य नहीं है। वह विद्वान राजा से कहने लगा कि महाराज, हम जिस स्थान पर रहते हैं उसका प्रभाव उसी समय प्रारंभ होने लगता है। महाराज, अगर आप गंगा स्नान को जाएंगे तो आपके मन में अच्छे विचार आएंगे, और अगर आप शमशान घाट में जाएंगे तो वहाँ कुछ अलग विचार आएंगे। अगर आप मंदिर पर जाएंगे तो वहाँ ईश्वर भक्ति के विचार आएंगे। अगर आप किसी ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ शराब बेची जाती हो तो उस स्थान पर आपके मन में वहाँ का दूषित वातावरण भर जाएगा। महाराज, अगर आप युद्ध भूमि जाएंगे तो आपके मन में रणभूमि का विचार आएगा। हे राजन, इसलिए स्थान का बहुत बड़ा महत्व होता है। हर स्थान का अलग अलग वातावरण होता है, वहाँ की घटने वाली घटनाएं अपने आप में समेट लेती है। वहाँ पर जो भी होता है, अच्छा या बुरा, उस जगह पर प्रभावी हो जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ का माहौल आपके अंदर को, आपके विचारों को, आपकी सोच को अपने तरह बदलने का विचार करता है। इसलिए जिस स्थान पर जो व्यक्ति रहता है उसे उसी स्थान का जो है वातावरण हावी होने लगता है। इसलिए मनुष्य को अपना आवास, अपना रैन बसेरा वहीं पर बनाना चाहिए जहाँ पर पवित्र स्थान हो, जहाँ पर चारों तरफ का वातावरण साफ और स्वच्छ हो, जहाँ के रहने वाले लोग धर्मात्मा और सज्जन हो, जहाँ पर सज्जन व्यक्ति रहते हों, जहाँ पर किसी जीव की हत्या ना होती हो, ऐसी जगहों पर अपने घर या रैन बसेरा को बनाना चाहिए। जहाँ पर चरित्रवान लोग रहते हैं, जहाँ पर आपको घर या रैन बसेरा बनाना है तो आप वहाँ पर वहाँ के लोगों का प्राचीन चरित्र को पता कर लेना चाहिए, क्योंकि आप जहाँ रहते हैं, जिस माहौल में, जिस स्थान पर रहते हैं, वहाँ पर आपके बच्चे और आप वैसे ही बन जाते हैं। उसके बाद वह कौवा कहता है कि हे मित्र, इधर सुनो। वह पारखी विद्यमान कहता है कि महाराज, आप जानते हो कि मैं उस जगह के बारे में किस तरह से अनुमान लगाया। जैसे ही मन में वह जगह पर जब प्रवेश किया, वैसे ही मेरे मन में जघन अपराध, हत्याएं प्रवेश करने लगी। मेरे विचार बदल गए, मेरे मन में हिंसात्मक बातें आने लगी। तो मैं समझ गया कि इस स्थान पर जरूर किसी ने किसी की हत्या की है। उस विद्वान की बात सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हुए। राजा ने उसे अपने यहाँ आजीवन नौकरी पर रख लिया। राजा ने उस स्थान परखने वाले की तो परीक्षा ले ली थी, अब दूसरे की बारी थी। एक प्रसिद्ध व्यापारी था जो अन्न का व्यापार करता था। एक दिन वह 500 कुंटल गेहूं लेकर के राजा के पास आया, और वह व्यापारी राजा से कहा कि राजन, मैं राज्य के लिए 500 कुंटल गेहूं लेकर के आया हूं। परंतु राजन,
यह उत्तम क्वालिटी की गेहूं है, इसलिए इसकी कीमत कुछ ज़्यादा ही लगेगा। उसके बाद राजा कहने लगे कि ठीक है, बताइए आप कैसी गेहूं लेकर के आए हैं। उसके बाद राजा और राजा के दरबारियों ने उस अनाज को देखा तो वह अनाज वाकई में बहुत उत्तम था। राजा के दरबारी कहते हैं कि महाराज, यह बहुत ही उत्तम गेहूं है। हम कहते हैं कि अपने जो राज दरबार का जो भंडार है उसमें भर दिया जाए, कई सालों तक यह गेहूं चलेगा। उसी समय राजा के मन में विचार आता है कि हमारे यहाँ एक अतिथि गृह में अतिथि ठहरा हुआ है जो अन्न को परखने का विद्वान है। क्यों ना इस अन्न को एक बार उसे भी दिखा लिया जाए, इससे उसकी भी परीक्षा हो जाएगी और हमें अन्न का भी पता चल जाएगा। कई बार क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा चमकदार चीज़ होता है वही सबसे गलत चीज़ निकल जाता है, वही सबसे खराब चीज़ निकल जाता है। जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो इसी तरह अपने चमक दमक बना के रखते हैं ताकि जो भोले भाले लोग होते हैं उसे अपने जालों में फंसा सके। सीता जी का हरण करने के लिए रावण ने भी मारीच को हिरण बनाया था। दोस्तों, राजा कमल भोज ने आदेश दिया कि उस विद्वान को बुलाया जाए जो अन्न का परख करता है। तो महाराज के मंत्रियों ने उस अन्न परखने वाले विद्वान को बुलाया और उनसे कहा कि विद्वान, अब तुम परख कर बताइए। जब राजा कहते हैं कि विद्वान, इस अन्न को परख के बताओ कि यह अन्न खरीदने लायक है या नहीं है, वह विद्वान उस अन्न को हाथ में लेता, हाथ में लेने के बाद कहता है कि महाराज, यह अन्न किसी चोर व्यक्ति द्वारा लाया गया है, इस अन्न को चोरी करके लाया गया है। इसलिए अगर आप यह चोरी का अन्न लेंगे तो हमारे नगर में हमारे सेना, हमारे मंत्री, हमारे अधिकारियों के मन में चोरी की भावनाएं जगेंगी। राजा इन बातों को सुनने के बाद हैरान हुए और उसे व्यापारी से बोले कि तुम बताओ कि इस अन्न को कहाँ से लेकर के आए हो। तो व्यापारी बोला कि हे राजन, मैं तो आपका पुराना व्यापारी हूँ और वर्षों से मैं आपके राज्य में अन्न का भंडार करता आया हूँ और मैंने इस अन्न को आपके एक महान जमींदार से खरीदा है जिसके पास हजारों बीघा जमीन है, वह कभी चोरी नहीं कर सकता। महाराज कहने लगे कि उस किसान को बुलाया जाए। उस व्यापारी के कहने के मुताबिक वह व्यापारी जिस किसान से उस अन्न को खरीद कर लाया था, उस किसान को बुलाने दो मंत्री चले गए और उसे लेकर के आए और महाराज के दरबार में पेश किया। जब किसान महाराज के दरबार में आया तो उस किसान को पेश किया। राजा साहब ने उस किसान को सामने बैठने का आदेश दिया। राजा कहने लगे कि हे किसान, तुमने जिस अन्न को इस व्यापारी को बेचा है, इस अन्न को आपने कहाँ से चुराया है? तो वह किसान कहने लगा कि हे राजन, ये आप क्या कह रहे हो? मेरे पास तो 1000 बीघा जमीन है और मेरे पास हजारों कुंटल गेहूं तैयार हुए, इसलिए हे राजन, ये मेरे खेत का उगाया हुआ अन्न है, इसमें मैं चोरी का एक दाना भी नहीं मिलाया है। तो राजा ने कहा कि नहीं, आप सच सच बताओ, कहीं न कहीं आपने इसे चोरी से कमाया है। सत्य क्या है, मुझे आप सत्य बताइए। तो किसान कहता है कि नहीं राजन, ये तो मेरे खेत में पैदा किया हुआ ही अन्न है। उसके बाद राजा उस विद्वान की तरफ देखने लगे जो कि अन्न परखने वाला था। वह विद्वान कहने लगा कि नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता, यह किसान झूठ बोल रहा है, यह अन्न किसी चोर ने ही कमाया है। जब उस विद्वान की बात सुनी, किसान कहने लगा कि हाँ महाराज, ये तुम्हारा विद्वान सही कह रहा है। जैसे कि महाराज, हमारे पास हजारों बीघा जमीन है तो उस जमीन को मैं अकेले खेती नहीं कर पाता हूँ। एक दिन किसी राजा के यहाँ से कोई शातिर चोर फरार हो गया। वह चोर अपना भेष छुपाया और भेष छुपा करके मेरे यहाँ आया और मुझसे उसने सारी हकीकत बता दी कि मैं उस राजा के यहाँ जेल में था और राजा के यहाँ जेल से छूट करके मैं आपके यहाँ आया हूँ। इसलिए वह किसान कहता कि हे राजन, ये अन्न चोरी करने वाले व्यक्ति का ही कमाया हुआ है। वह किसान कहता है कि राजन, आपके इस विद्वान की बात बिल्कुल सही है। किसान की बात को सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा सोचने लगा कि वाह, कितना बड़ा विद्वान मेरे राज्य में मौजूद है। राजा ने उस विद्वान से पूछा कि हे विद्वान महोदय, आपने इस अन्न को हाथ में लेते हुए कैसे पहचान लिया, जबकि इस अन्न की चमक सोने के समान है? यह एक साफ सुथरा अन्न है, परंतु इसे हाथ में लेने के बाद कैसे तुमने बता दिया कि यह अन्न चोरी का कमाया हुआ है? तो वह विद्वान व्यक्ति कहने लगा कि राजन, जब मैंने इस अन्न को हाथ में लिया
तो हाथ में लेने के बाद मेरे मन में विचार आया और जब मैंने इसे देखा तो मेरा ध्यान आपके महल पे पड़ा जो सोने का कलश लगा हुआ है। मेरा ध्यान उस स्वर्ण कलश पर पड़ा। मैं देखने लगा कि अन्न और स्वर्ण कलश दोनों एक समान चमक रहे हैं। परंतु हे राजन, उसी समय मेरे मन में विचार आया कि मैं इस राजा की नौकरी क्यों करूं। मैं इस राजा की स्वर्ण कलश को चोरी करके ले जाता हूं, उसके बाद मेरी कई पीढ़ियां आराम से बैठकर खा सकती हैं। ऐसा मेरे मन में विचार आया। जबकि हे राजन, मैंने मेरे जीवन में किसी की चोरी नहीं की है, परंतु इस अन्न को हाथ में लेते ही मेरे मन में ऐसा विचार आया। परंतु जब विचार आया तो मैं जानता हूँ हे राजन, विद्वान लोग कहते कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, यानी कि आप जैसा अन्न ग्रहण करेंगे उसी प्रकार से आपका मन हो जाएगा। तो राजा उस विद्वान की बात सुन करके बड़े प्रसन्न हुए और उस दूसरे विद्वान को भी आजीवन अपने घर पे नौकरी पे रख लिया, अपने राज्य में। इस प्रकार कुछ समय बीत गया। राजा के दरबार में नौकरी के लिए कोई न कोई आता रहता था। तो एक दिन एक प्रसिद्ध रसोइया महाराज के दरबार में खाना बनाने के लिए आया और वह रसोइया महाराज से कहने लगा कि हे राजन, मुझे आपके दरबार में नौकरी चाहिए। तो राजा उससे कहने लगे कि बताओ आप क्या कर सकते हैं। तो वह रसोइया भोजन बनाने वाला कहने लगा कि महाराज, मैं एक भोजन पकाने वाला रसोइया हूँ और आपके यहाँ भोजन पकाने का कार्य कर सकता हूँ। महाराज, मैं स्वादिष्ट अच्छा से अच्छा भोजन पका सकता हूँ। तो राजा कमल भोज अपने मन में विचार करते कि ठीक है, अगर यह व्यक्ति रसोई बनाने का काम करता तो इसे अपने घर पे काम पे रख लेते हैं। लेकिन राजा कमल भोज ने उस भोजन बनाने वाले से कहा कि हे भोजन बनाने वाले, पहले तुम्हें आज मुझे परीक्षा देनी होगी। आज का भोजन हम स्वयं चखकर देखेंगे। तो वह भोजन बनाने वाला कहने लगा कि ठीक है महाराज। दोस्तों, वह राजा ने उस रसोइया को अपने घर पे काम पे रख लिया और उससे कह दिया कि आज का भोजन हम स्वयं खा करके देखेंगे, आप जाइए भोजन बनाइए। तो दोस्तों, वो जो रसोइया था अपने सारे गुण को, अपने सारे उपाय को, भोजन को अच्छे बनाने की कोशिश कर रहा था। वह पूरे होशावास में जितना हो सकता था उतना स्वादिष्ट व्यंजन बनाया और जब भोजन तैयार हो गया तो महाराज कमल भोज को उस रसोइया ने बुलवाया कि महाराज, भोजन तैयार हो गया, आप चेक कर देख सकते हैं कि यह कैसा भोजन है। अपने मंत्रियों के साथ और उस भोजन परखने वाले विद्वान के साथ राजा अपने रसोई घर में गए। राजा ने जब भोजन को खा करके देखा तो भोजन बहुत स्वादिष्ट था। उन मंत्रियों ने जब भोजन को खाया तो वह मंत्री कहने लगा, उसने कहा कि महाराज, हमने बहुत भोजन बनाने वाले देखा है, परंतु ऐसा भोजन बनाने वाला हमारे राज्य में पहली बार आया है, इसलिए हे महाराज, इसे हम अपने यहाँ नौकरी पर रख लेते हैं। तभी वह जो भोजन परखने वाला विद्वान था, राजा ने उससे कहा कि हे भोजन परखने वाले, आप बताएं यह भोजन बनाने वाला और यह भोजन कैसा है। हे राजन, यदि आपने इस रसोइयों को अपने घर पे काम पे रख लिया भोजन बनाने के लिए, तो आपके राज्य के जो भी अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो सब लोग लुटेरे हो जाएंगे। उन सभी लोगों के अंदर लूटपाट की प्रवृत्ति भर जाएगी। इस बात को सुनने के बाद राजा कहने लगे कि तुम क्या कह रहे हो। उसने कहा कि हाँ महाराज, आप इस रसोइया से पूछिए, यह कोई अवश्य ही लुटेरा है जो भोजन बनाने का कार्य करता है और यह भोजन पकाने के बहाने हमारे यहाँ से कुछ लूटपाट करना चाहता है। जब राजा ने यह बात सुनी तो उस रसोइया को अपने दरबार में बुलवाया और उस भोजन बनाने वाले से कहते हैं कि हे मानव, वास्तव में तुम भोजन बनाने में बहुत विद्वान हो। तुमने जो भोजन बनाया था वो बहुत अच्छा भोजन पकाया था। तुम्हारे भोजन में बहुत स्वाद है, परंतु तुम यह बताओ, तुम वास्तव में पहले से रसोई का काम करते थे या फिर तुम कुछ और करते थे? सच सच बताना, अन्यथा तुम जानते ही हो झूठ बोलने का परिणाम हमारे राज्य में क्या हो सकता है। मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा जो किसी लायक नहीं छोड़ूंगा। जब राजा ने कड़ा वचन पूछा तो वह रसोइया घबरा गया। तो वह कहने लगा कि राजा, आप मुझे क्षमा करना, रसोई बनाना मेरा कोई पुश्तैनी कार्य नहीं है। मैं पहले लोगों के यहाँ डकैती डालता था। न जाने मैं अपने जीवन में कितने व्यक्तियों को मारा है, लूटपाट किया है, कितने राजाओं के यहाँ मैंने डकैतियाँ डाली है और कितने राजा ने मुझे गिरफ्तारी का आदेश दिया है।
परंतु मैं किसी के हाथ आज तक नहीं आया। जब मैं एक प्रसिद्ध लुटेरा बन गया तो लोग मुझसे डरने लगे। फिर मेरे मन में एक विचार आया कि मुझे भोजन बनाने की कला बहुत अच्छी आती है, क्यों ना मैं किसी राजा के यहाँ रसोइया का काम करूं। और यदि मैं रसोइया का काम करूंगा, किसी राजा के वहाँ रहूंगा, तो मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा कि मैं रसोइया हूँ या फिर लुटेरा हूँ। परंतु हे राजन, अब मैं डकैती के कार्य को छोड़ चुका हूँ और मैं अपने ईमानदारी के रास्ते पर चल के इस रसोइया का कार्य करता हूँ। उसके बाद राजा तुरंत उस भोजन परखने वाले को सम्मानित किए और आजीवन उसे अपने घर पे नौकरी के लिए रख लिए। कहने लगे कि हे भोजन परखने वाले, मुझे तुम बताओ इतनी कुशलता से इसे कैसे पहचान लिया कि ये जो व्यक्ति भोजन बनाने वाला, इसका भोजन सही नहीं है। तो वह व्यक्ति विद्यमान कहने लगा कि हे राजन, हमारे वेद पुराणों में भोजन के कुछ नियम लिखे गए हैं। जब मैंने इसका भोजन ग्रहण करने का सोचा तो उसी समय मेरे मन में लूटपाट के विचार आने लगे। मैं सोचने लगा कि महाराज, आपके गल में सोने का हार है। मुझे वह हार दिखाई देने लगा और मैं सोचने लगा, यदि मैं राजा के गले से यह हार को छीन लूं तो मेरा जीवन आराम से कट जाएगा। इसलिए हे महाराज, यदि आप इस रसोइया को रखते हैं तो आपके राज्य का संचालन खराब हो जाएगा। आपके अधिकारी, आपके सेना के जवान लुटेरे हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य के अंदर सर्वप्रथम जो है खान पान होता है। यदि मनुष्य शुद्ध भोजन ग्रहण करता है तो उनका मन और दिमाग शुद्ध होता है। दूषित भोजन और दुष्ट बुद्धि से बनाया हुआ भोजन खाने वाले की बुद्धि भी कलुषित कर देता है। सात्विक भोजन सात्विक विचार बनाता है, और यदि आप तामसिक भोजन करते हैं तो आपके मन में क्रोध भर देता है। इसलिए हे राजन, मनुष्य को अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। रसोई घर में जो नारियां खाना बनाती हैं उसे स्वाद का ध्यान रखना चाहिए कि भोजन बनाते समय उनका दिमाग शांत हो। भोजन बनाते समय किसी तरह का क्रोध का भावना मन में ना हो और ना ही किसी से ईर्ष्या और द्वेष का भावना हो। यदि वे क्रोध युक्त ईर्ष्या भावना लेकर के द्वेष से भोजन बनाता है तो खाने वाले के अंदर भी वही क्रोध, वही ईर्ष्या, वही द्वेष चला जाता है। इसलिए अगर कोई भी स्त्री क्रोध में भोजन बनाए तो उस भोजन को बिल्कुल ही ना करें। अगर चोरी का भाव मन में है या फिर किसी को मारने का भाव मन में है या किसी को लूटने की भाव मन में चल रही है या फिर किसी व्यक्ति को धोखा देने की बात मन में चल रही है और उस औरत या फिर व्यक्ति को उस समय भोजन बनाना पड़ रहा है, तो वह भोजन उसके विकारों से दूषित हो रहा है। खाने वाले पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए दोस्तों, मनुष्य को यह 3 बातें हमेशा याद रखना चाहिए। नंबर 1, उत्तम स्थान पर रहना चाहिए। आपने देखा है कि जब हम नए मकान का निर्माण करते हैं तो उसमें सबसे पहले गृह प्रवेश करवाते हैं। उस मकान को वेद मंत्रों से पवित्र करते हैं और वहाँ की नकारात्मक शक्ति को बांध देते हैं, रक्षा विधान करते हैं, तब जा करके उस घर में गृह प्रवेश करते हैं। यदि कोई व्यक्ति गलत स्थान पर, अपवित्र स्थान पर रहता है तो उसके घर में ग्रह क्लेश और बीमारियां बढ़ जाते हैं और तो और उस घर की बरकत भी रुक जाते हैं, रोग बढ़े रहते हैं, बीमारियां बढ़ती जाती है। इसलिए कभी भी मनुष्य को रहने के लिए अच्छे और उचित स्थान का चुनाव करना चाहिए। और नंबर 2, उत्तम अन्न को ग्रहण करना चाहिए। इसलिए भोजन में वही अन्न ग्रहण करना चाहिए जो मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया हो, क्योंकि अन्न से बुद्धि का निर्माण होता है। अगर आप दूषित अन्न खाओगे तो बुद्धि भी दूषित हो जाएगी और आपकी जैसी बुद्धि होगी वैसा ही आप कर्म करोगे। यदि आप लूट का अन्न खाओगे तो आपका दिमाग लूट मचा देगा, और यदि आप चोरी का खाओगे तो आपकी बुद्धि चोरी करने में लगेगी। इसलिए वही खाना चाहिए जिसमें ईमानदारी हो और पुरुषार्थ हो। अब बात करते हैं नंबर 3, अगर आपने भोजन किसी गलत व्यक्ति द्वारा तैयार किया है तो उस भोजन को खाने के बाद उस व्यक्ति के अवगुण आपके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए ऐसा मान्यता है कि भोजन के भी कई नियम होते हैं। पापी के हाथ का अन्न खाओगे तो पाप का कुछ अंश आपके ऊपर भी आ जाएगा। किसी हिंसक व्यक्ति के हाथ का भोजन खाओगी तो आपकी बुद्धि हिंसक हो जाएगी। इसलिए भोजन में सावधानी बरतना चाहिए और अपने जीवन को सुखमय और खुशहाल बनाए रखें। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि यह कहानी, यह वीडियो आपको कुछ न कुछ सिखा करके जाएगी।
यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी, एक और नई कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।